Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of our chapter, that is oxidative phosphorylation, and also we will discuss the control of cellular respiration. So let's move to the classboard. So dear students, oxidative phosphorylation. So first of all, I am going to define what is oxidative phosphorylation. तो चलिए थोड़ा सा सीक्वेंस बनाते हैं. पहले phosphorylation, हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. So first of all, phosphorylation. Phosphorylation basically हमने पहले बात की थी. It is the transfer of phosphate group sugars or protein और फिर other molecules, other compounds is called phosphorylation. Phosphorylation, या फिर हम जब बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करते हैं तो हमने जहाँ कहीं पे भी phosphorylation का वर्ड पढ़ा, so it means it is the formation of ATP, adenosine triphosphate, from ADP and inorganic phosphate by the action of kinases, ग्लाइकोलाइसिस में भी इस हवाले से आपसे डिस्कशन हुई थी काइनेसिस की. तो काइनेसिस, these are the enzymes which are responsible for the transfer of group phosphate group to sugars or proteins in order to make ATP. तो ATP, अब स्टूडेंट्स ATP हमने पढ़ा कि दो जगह पे बन रही है. एक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, और दूसरा हमने पढ़ा था जो अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो इस एतबार से दो तरह की हमारे पास फॉस्फोरिलेशन मौजूद है. नंबर वन इज जो हमने पहले पढ़ी, दैट वाज फोटो फॉस्फोरिलेशन, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था, याद होगा आपको, केमियोस्मोसिस में खास तौर पर, ठीक है, जो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस जो ATP और NADPH बन रहा था, आपको याद होगा. सो उस वक्त लाइट एनर्जी यानी फोटोन को इस्तेमाल करके ATP सिंथेसिस हो रही थी इन द लाइट रिएक्शंस इन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. क्लियर? सो इट इज द फॉर्मेशन of ATP in the presence of light. Clear? So that is photophosphorylation. For example, हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, the non-cyclic and cyclic phosphorylation. That is actually the photophosphorylation.
क्लियर। और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन में मौजूद है, दैट इज which is our topic, that is oxidative phosphorylation. So oxidative phosphorylation, it is the formation of ATP by using oxygen or in the presence of oxygen. That is called as oxidative phosphorylation. For example, the ATP formed during a respiratory chain, on the respiratory chain of cellular respiration. तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको याद होगा वहाँ पर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को कपल किया गया था केमियोस्मोसिस के लिए, और वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से याद होगा, वो लेक्चर प्रीवियसली आप रिकॉल कर सकते हैं देख के, कि हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जा रहा था एक्टिवली अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनटू द इंटीरियर स्पेस, और एक अंदर थाइलाकॉइड के अंदर यानी इंटीरियर स्पेस यानी लुमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा रहा था, हाई रखा जा रहा था, इंटेंशनली हाई रखा जा रहा था, ताकि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करें थ्रू एटीपी सिंथेज तो उससे एटीपी बन रही। क्लियर। इसी तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, so it is basically coupled with respiratory chain. It is the synthesis of ATP which is coupled with the respiratory chain. तो यहाँ पर ये एक और डिफरेंस में बेशक लिख सकते हैं आप कि फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पर हो रही है। It occurs in the chloroplast. और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इट occurs in the mitochondria. तो ये भी इसमें डिफरेंस में आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से स्टडी किया था चैप्टर नंबर 4 में भी। सो आपको याद है कि इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ। यहाँ पर मैं जस्ट एक डमी ड्रॉ करूँगा ताकि उसको समझा सकूँ। और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन तो चूंकि फोल्डेड है, उसमें फोल्डिंग्स हैं, मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसको सीधा ड्रॉ करने लगा हूँ ताकि उसमें कंपोनेंट्स को हम ड्रॉ कर सकें कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। So these are present along the inner membrane. इनर मेम्ब्रेन है जो कि आमतौर अंदर से फोल्डेड है और क्रिस्टाई बना रही है। तो इसमें मैंने ये इसमें एम्बेड किया हुआ इनको। क्लियर। So this is the rough diagram. And now, dear students, you know, so dear students, this is actually the NADH dehydrogenase, an enzyme, and over here is coenzyme Q, and this is cytochrome B,
and this is cytochrome C, and this is the cytochrome A and A3, and this is the ATP synthase. ATP synthase, clear? और ये सारे क्रिस्टे, क्लियर? अब ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और ये असल में इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बना के क्रिस्टा बनाती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस थी, इसे हम क्या कहते थे? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द आउटर कंपार्टमेंट। इसे आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं, या फिर इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है? तो ये बाहर की तरफ मौजूद है बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। तो वो सीरीज आपको याद है सारी, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ी थी, रेस्पिरेटरी चेंज, ये वही मौजूद है। यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजनेज क्या करता है? वो NADH को किसमें, ये कोएंजाइम Q इसको करवाएगा इनटू NAD, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ऐसे मूव करेंगे, करते करते अल्टीमेटली ये मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँचेंगे और ATP सिंथेसिस हो गई। ये आपको याद है, यहाँ पर 3 जगह पे ATP बन रही थी। एक यहाँ पर जब कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज कराता है NADH को, दूसरा जब B जो है ये B इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय C, यहाँ पर भी ATP बन रही थी, ATP और एक लास्ट स्टेप में यहाँ पर भी ATP। तो ये 3 स्टेप्स हैं जहाँ पर ATP बन रही है, क्लियर? सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फाइनल जो उनका एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, वो उनको एक्सेप्ट करता है। अब अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है? NADH में से जब वो हाइड्रोजन निकलते हैं, तो अब ये ATP सिंथेस क्या करता है? उसी तरह से जैसे केमियोस्मोसिस में ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उनको मूव करेगा, एनर्जी रिलीज होगी और ये ATP जो है वो बनेगी फ्रॉम द ATP, क्लियर? सो दिस इज हाउ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। और ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे कि केमियोस्मोसिस था, लेकिन ये जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़, बहुत अहम चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो उनसे सेलुलर रेस्पिरेशन में पूरा टॉपिक पढ़ा, उसका कंट्रोल कैसे होता है, हाउ इट इज कंट्रोल्ड। नाउ द कंट्रोल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसा तो नहीं है खुद बहुत चलता जाए, कोई ना कोई उसका कुछ चेक एंड बैलेंस तो होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होता कुछ इस तरह से है, हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं पूरी चेन को। सो हियर इज ग्लूकोज, it is converted into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate, clear? And fructose 6-phosphate is converted into, जी डियर स्टूडेंट, किसमें कन्वर्ट होती है? यहाँ पर एक ATP इस्तेमाल होती है और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। याद है आपको ग्लाइकोलाइसिस में? और मैंने आपको एंजाइम भी बताया था, कौन सा एंजाइम था यहाँ पे जो इसको कन्वर्शन करवा रहा है? दैट इज फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। याद आ गया आपको? सो दैट इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन। उसके बाद फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन इज देयर एंड अल्टीमेटली फॉर्मिंग द पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इनटू एसिटाइल CoA, और यहां पर एक और एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर?
अनदर एंजाइम इज देयर। और फिर उसके बाद ये एसिटाइल कोए कहाँ पर चला जाता है? इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गया। और फिर फाइनली नीचे क्या मौजूद है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द रेस्पिरेटरी चेन, जो अपने लास्ट लेक्चर में जिसको डिस्कस किया था। क्लियर? तो यहां तक आपको ये चीजें समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स, इसको कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल के दो मैकेनिज्म्स हैं। जब एटीपी सेल को ज़रूरत से ज़्यादा यानी बनना शुरू हो जाएगी उसकी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपनी नीड्स के एतबार से एटीपी को बनवाता है। ज़रूरत से ज़्यादा एटीपी ना बनवाता है और ना उसको ज़रूरत होती है। क्लियर? और जब कम हो जाए तो फिर उसकी एटीपी के सिंथेसिस को एक्टिवेट भी कर लेता है। तो ये किस तरह से सारा मैकेनिज्म होगा? So this is one phase, that is glycolysis. फिर उसके बाद this is the oxidation of pyruvic acid, then Krebs cycle, and the fourth is electron transport chain. तो यहाँ पर मुझे ये बताएं कि एटीपी कहाँ कहाँ बनती है? डायरेक्ट एटीपी, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी। एक आपको याद है कि इन लास्ट स्टेप्स में क्या बन रही थी? एटीपी, जो एक्चुअली हमारा नेट गेन था, जब वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। तो एटीपी बन रही है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इसी तरह से पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो तब यहाँ पर बनती है एटीपी? नो। क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनती है डायरेक्ट? यस, बनती थी, आपको याद है, जीटीपी से। तो यहाँ पर भी बन रही है एटीपी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो तो बना ही रहा है एटीपी। तो ये तीन ऐसी जगह हैं सेल और रेस्पिरेशन में जहां पर एटीपी बनती है। तो जब एटीपी सिंथेसिस हो जाए ज्यादा, मतलब सेल की जरूरत से हो जाएगी ज्यादा, तो फिर एक फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा और उस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए क्या किया जाएगा? ये जो एंजाइम था, ये वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये वाला एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि मजीद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ना बनाओ, क्योंकि ये पहला स्टेप था, प्रेपरेटरी स्टेप। प्रेपरेटरी स्टेप रुक गया तो आगे ऑक्सीडेटिव जो स्टेप है वो नहीं चलेगा। तो उससे आगे ये वाली ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड नहीं होगी, उससे आगे क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, उससे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी। क्लियर? तो जब एटीपी का लेवल इंक्रीज हो जाए, डायरेक्ट एटीपी जो बनी थी यहाँ पर आपको याद है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी, क्रेब्स साइकिल में बन रही है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन में बन रही है। तो जब इसका लेवल इंक्रीज हुआ तो इसको रोक दिया जाएगा, किसको? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज, अब क्रेब्स साइकिल में एक और चीज बन रही है। आपको याद है ना, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में NADH बन रहे होते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या बनते हैं? NADH। तो जब डियर स्टूडेंट्स इन NADH का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाए, NADH भी चेक एंड बैलेंस पे, क्योंकि NADH से डायरेक्ट क्या बनना है? एक NADH से तीन तीन एटीपी बन रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में यही तो बात की थी, यही सी बात को समझा था। रेस्पिरेटरी चेन पे चढ़ने के बाद इनके साथ क्या होता है? तो अब जब NADH का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाएगा सेल के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स तब भी इस प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, सेल रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। लेकिन वो किस तरह से? उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरह से कि NADH यहाँ पर भी फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, लेकिन ये रोकेगा जाकर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को। ठीक है? इट विल बी inhibited. So it will inhibit this enzyme pyruvate decarboxylase. तो जब पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो है वो इनहिबिट हो गया, तो मतलब आगे इसकी एसिटाइल कोए नहीं बनेगा। एसिटाइल कोए नहीं बनेगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा तो NADH ऑटोमेटिकली इसका लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए सेलुलर रेस्पिरेशन को फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए
रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। इनहिबिट हो गए, ठीक है, काम ख़त्म। लेकिन अब सेल को ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई एनर्जी की, ठीक है, भाग रहे थे, मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, या आप कोई और ऐसा कर रहे थे काम जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई। अब क्या किया, जो इनहिबिट हो चुका अब उसको वापस एटीपी चाहिए हमें, तो उस पर्पज़ के लिए क्या होगा, अब उसका जो कंट्रोल है वो है सिट्रेट्स, लेवल ऑफ सिट्रेट्स। सिट्रिक एसिड जो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज सिट्रेट। मैं इसको यहां पर चलो यहीं पे बना लेते हैं, सिट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सिट्रेट का लेवल कम होना शुरू हो जाए, सिट्रेट कम होना शुरू हो जाए, यहां से फिर फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए क्या किया जाएगा, दिस एंजाइम जो कि इनहिबिट किया था किसने, इंक्रीज लेवल ऑफ एटीपी ने, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। नाउ दिस विल बी activated. So when this enzyme will be activated, ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो अब आगे वो ऑक्सीडेटिव फेज चल पड़ी, आगे वो सारा काम चल पड़ा, आगे ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो एटीपी बनना दोबारा से शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ द सेलुलर रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच एंड सिट्रेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, का क्या रोल है। तो या इससे आप डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंट्रोल, हाउ the cellular respiration is controlled, या how the amount of ATP and NADH and the citrate are used in the control of cellular respiration। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक में जो ये फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, एक्चुअली ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का, इसका आपको उसकी निचोड़ है इसका, कि इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर कट डिफरेंस मालूम हो जाना चाहिए between oxidative phosphorylation and the photophosphorylation। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट है उससे बहुत अहम है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, जो हमने कंट्रोल पढ़ा, पूरी रेस्पिरेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन को भी डिटेल से डिस्कस किया, और सेलुलर रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल है, बिल्कुल लास्ट पेज पे जो फ्लो डायग्राम बनी हुई है, होपफुली वो भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।